इस बार कस्बे में ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। हवा ऐसी चुभ रही थी मानो बदन में सुइयां चुभौती हों। कोहरा धीरे धीरे सब कुछ निगलता जा रहा था। रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि दिल की धड़कन भी साफ सुनाई देने लगी थी। सब कुछ शांत था, लेकिन उस खामोशी के भीतर एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे रात खुद कोई कहानी सुनाने वाली हो। हम रोज की तरह दिन भर का काम निपटाकर पीपल वाले चबूतरे पर जमा थे। आग जल रही थी, लेकिन ठंड फिर भी बदन के आर पार हो रही थी। भाई, इस साल की ठंड तो हद से ज्यादा पड़ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे माघ का पाला अभी से पड़ गया हो। सही कह रहा है तू। सुबह ट्रैक्टर स्टार्ट करते वक्त हाथ ऐसे सुन्न पड़ जाते हैं जैसे जान ही न बची हो। मुझे तो ठंड से ज्यादा उस बात की चिंता है जो श्यामू ने कल रात कही थी। कौन सी बात? ऐसी क्या बात है जो तुझे इतना परेशान कर रही है? अरे धीरे बोल। श्यामू ने बताया था कि कल रात नदी के पास एक अजीब सी परछाई घूम रही थी। परछाई? कैसी परछाई? एक औरत की, वो भी बिल्कुल अकेली। श्यामू तो उसे देखकर बेहोश होते होते बचा। हवा और ठंडी हो गई थी। आग की लपटें भी जैसे सिहरने लगी हों। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। और देखो यार, इतनी रात हो गई लेकिन हरदेव चाचा अभी तक नहीं आए। उनके बिना तो चबूतरे की रौनक ही नहीं जमती। तभी धुंध के बीच दूर से एक आकृति उभरती दिखाई दी। धीरे, बहुत धीरे, जैसे कोहरा खुद किसी को हमारी तरफ धकेल रहा हो। अरे देखो, लगता है चाचा आ रहे हैं। सबकी निगाहें उसी दिशा में टिक गईं। धुंध इतनी घनी थी कि कुछ साफ दिख नहीं रहा था, लेकिन जैसे जैसे आकृति पास आई, पहचान में आ गया। वो और कोई नहीं, हमारे गांव के किस्से सुनाने वाले हरदेव चाचा थे। हरदेव चाचा बिना एक शब्द बोले चबूतरे पर आए। धीरे धीरे चलते हुए आग के बिल्कुल पास बैठ गए। उनका चेहरा बुझा बुझा सा लग रहा था, जैसे आज वो कुछ ऐसा लेकर आए हों जो दिल के भीतर तक उतर जाए। चाचा, आज तो बड़ी देर कर दी आपने। हम सब आपका ही इंतजार कर रहे थे। कहीं गांव से बाहर चले गए थे क्या? या फिर खेतों में ज्यादा काम पड़ गया? अरे मोहन, खेत में थोड़ा काम फंस गया था और ऊपर से ये ठंड हड्डियों तक उतर रही है। चाचा ने आग की तरफ हाथ बढ़ाए। लपटों की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी। उनकी आंखों में आज कुछ अलग ही चमक थी। राजू, जरा शर्मा की दुकान से चाय ले आ। बिना चाय के कहानी में मजा नहीं आएगा। अभी लाया चाचा। चाय आने तक सब चुप हो गए। बस आग की लकड़ियां चटकने की आवाज और ठंडी हवा की सनसनाहट। चाचा, आपकी कहानियां सुनते वक्त तो लगता है जैसे सब कुछ अपनी आंखों के सामने हो रहा हो। सच में चाचा, आप जो सुनाते हैं वो आम कहानियां नहीं होती। बस कर रे, इतनी तारीफ मत कर। आज जो कहानी मैं तुम लोगों को सुनाने वाला हूँ वो कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है। उनके शब्द सुनते ही हम सब सीधा होकर बैठ गए। ये मेरी अपनी जिंदगी की घटना है। तब मैं सिर्फ 26 साल का था। सच में चाचा? फिर तो जरूर कुछ भयानक हुआ होगा। और याद रखना, अगर ये कहानी कोई अकेले सुन लेना तो उसकी रूह तक कांप जाए। आग की लपटें तेज हो गईं। हवा एक झोंका लेकर आई और ऐसा लगा जैसे अंधेरा हमारे और पास सरक आया हो। ये बात है उस रात की जब मैं एक रिश्तेदार के यहाँ दावत में गया था। हम सब सांस रोके बैठे थे। अब कहानी शुरू हो चुकी थी। हरदेव चाचा ने आग की तरफ देखा, फिर नजरें उठाकर हम सब की तरफ। उनकी आवाज अब और भी धीमी हो गई थी। थोड़ा आगे बढ़ा तो मुझे रास्ते में एक छोटी सी चाय की दुकान दिखाई दी। इतनी रात को भी दुकान खुली थी चाचा? यही तो अजीब बात थी। उस दुकान को छोड़कर दूर दूर तक कोई दुकान नहीं थी। न कोई आदमी, न कोई आवाज, सिर्फ सन्नाटा। आग की लकड़ी चटक कर टूटी। किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली। मैं चुपचाप उस दुकान में बैठ गया। सोचा चाय पी लूंगा तो शरीर में थोड़ी गर्माहट आ जाएगी। बाहर बिजली कड़क रही थी, बारिश तेज थी और मन में अजीब सा डर बैठने लगा था। चाचा ने एक पल रुककर गहरी सांस ली। तभी अचानक। तभी क्या चाचा? तभी एक बूढ़ी औरत बिल्कुल मेरे पास आकर खड़ी हो गई। हम सबके शरीर में एक साथ सिहरन दौड़ गई।
वो कुछ पल तक बस मुझे घूरती रही। उसकी आंखें अजीब थीं, बहुत अजीब। बेटा, एक बात कहूं, थोड़ा आगे तक छोड़ देगा क्या? रास्ता बहुत सुनसान है, अकेले डर लग रहा है। हवा जैसे और ठंडी हो गई थी। आग की लपटें भी धीमी पड़ गईं। हरदेव चाचा की आवाज अब और धीमी हो गई थी, ऐसी जैसे हर शब्द के साथ वो हमें उस रात में वापस ले जा रहे हों। मैंने उससे पूछा, अम्मा आप किधर जा रही हैं? बेटा, पुरानी कोठी के पास जाना है। चाचा पल भर रुके, आग की तरफ देखा, फिर बोले। मैंने कहा, मैं तो शिवपुर पुल की तरफ जा रहा हूँ। तभी वो बूढ़ी औरत अचानक बोली, वो पुल शायद डूब गया होगा बेटा, बारिश लगातार हो रही है। डूब गया होगा? हाँ, और फिर उसने कहा, एक और रास्ता है, छोटा सा जंगल पड़ेगा, उसी से चले तो जल्दी पहुंच जाओगे। चाचा ने गहरी सांस ली। सच कहूं, ये सुनकर मुझे राहत मिली थी, वरना सोच रहा था इतनी रात में घर कैसे पहुंचूंगा। मैंने चाय खत्म की और उसके साथ चल पड़ा। हवा अचानक तेज हो गई, पेड़ की डालियां सरसराने लगी। जैसे ही हम उस जंगल वाले रास्ते पर मुड़े, दिल बैठने लगा। चारों तरफ घना अंधेरा, ऊंचे ऊंचे पेड़, हवा में उनकी टहनियां ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई हमें देख रहा हो। किसी ने खांसने की भी हिम्मत नहीं की। दूर दूर से जानवरों की आवाजें आ रही थीं। समझ नहीं आ रहा था आवाजें दूर हैं या बिल्कुल पास। और सबसे अजीब बात, उस बूढ़ी औरत के कदमों की आवाज। क्या हुआ चाचा? बहुत ज्यादा शांत थी, इतनी शांत कि डर लगने लगा। मेरे बदन में सिहरन दौड़ गई थी। रमेश ने अपनी रजाई और कस ली। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन अब लौट भी नहीं सकता था, बस उसके पीछे पीछे चलता जा रहा था। तभी अचानक बारिश और तेज हो गई। हवा ने आग को झटका दिया, चिंगारियां उड़ने लगी। वो बूढ़ी औरत रुक गई और बोली, बेटा बस 2 कदम और, मेरा घर आ गया। हरदेव चाचा की आवाज अब कांप रही थी। आग की लपटें तेज थीं, लेकिन ठंड किसी के बदन से कम नहीं हो रही थी। हम मुश्किल से 2 कदम ही चले होंगे और सामने एक घर दिखाई दे दिया। इतनी जल्दी? हाँ, यही बात मुझे भी अजीब लगी थी। चारों तरफ घना जंगल, दूर दूर तक कोई और घर नहीं, और बीच जंगल में एक अकेला घर। हम सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मैंने उससे पूछा, अम्मा आप यहाँ अकेली रहती हैं? हाँ बेटा, मैं यहीं रहती हूँ। मैंने फिर पूछा, आप इतनी रात को कहाँ से आ रही थीं? वो बोली, अपनी बेटी के घर से। चाचा ने सिर हिलाया। उस पल मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। कौन सी बेटी अपनी बूढ़ी माँ को इतनी रात अकेले भेज देती है? तभी आसमान में जोर की बिजली कड़की। हम सब चौंक पड़े और उसी पल कहीं से एक औरत के चीखने की आवाज आई। चीख? हाँ, बिल्कुल साफ, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। मैंने घबरा कर पूछा, अम्मा आपके घर में और कोई है क्या? नहीं बेटा, इस पूरे जंगल में सिर्फ मैं ही रहती हूँ। हवा अचानक सन्नाटे में बदल गई। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि जब हम यहाँ आए थे मैंने साफ देखा था इस घर के अलावा आसपास कोई और घर नहीं था। फिर अचानक चाचा रुक गए, कुछ पल तक चुप रहे। मेरी आंखों के सामने एक लंबा झुका हुआ साया तेजी से सरकता हुआ निकल गया। किसी की सांस अटक गई। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। ऐसा लगा जैसे कोई डरावना जीव अंधेरे में छिपकर हमें देख रहा हो। चबूतरे पर अब बिल्कुल सन्नाटा था। आग जल रही थी, लेकिन किसी को गर्मी महसूस नहीं हो रही थी। वो बूढ़ी औरत ठीक मेरे सामने खड़ी थी। उसकी नजरें सीधे मेरी आंखों में गड़ी हुई थी। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले आसमान फट पड़ा। एक जोरदार बिजली चमकी। उस एक पल की बिजली में जो मैंने देखा, वो बूढ़ी औरत नहीं थी। तो फिर? उसकी आंखें लाल भूत जैसी चमक रही थीं। उसका चेहरा जगह जगह से कटा हुआ था, शरीर टेढ़ा, हड्डियां बाहर निकली हुई। रमेश ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। और तभी हवा में धूल का एक तेज बवंडर उठा। मुझे समझ आ गया था, अगर अब भी एक पल रुका तो जिंदा नहीं बचूंगा। चाचा ने मुट्ठी भींच ली। मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। जितनी ताकत थी उतनी तेज दौड़ पड़ा। बारिश तीरों की तरह बदन पर लग रही थी। बिजली बार बार कड़क रही थी। पेड़, झाड़ियां, कांटे सब बदन चीरते जा रहे थे।
हम सबकी सांसें तेज हो चुकी थी। मुझे लग रहा था वो मेरे पीछे है, बस एक कदम दूर, लेकिन मैं रुका नहीं। भागते भागते आखिरकार जंगल खत्म हुआ। चाचा ने गहरी सांस ली और सामने मुझे एक गांव दिखाई दिया। हरदेव चाचा कुछ पल चुप रहे। ऐसा लगा जैसे वो अब भी उस रात से बाहर नहीं निकल पाए हों। जैसे ही मैं गांव की सरहद में पहुंचा, मेरे पैर जवाब दे गए। मैंने देखा एक घर के बाहर कुछ लोग आग जलाकर बैठे थे। हम सब ने राहत की सांस ली, जैसे चाचा के साथ साथ हम भी उस जंगल से बाहर निकल आए हों। मैं सीधा उन्हीं की तरफ दौड़ा। अरे भाई, कौन हो तुम? इतनी रात को कहां से आ रहे हो? मेरी आवाज कांप रही थी, सांस ठीक से नहीं आ रही थी। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था, मैंने एक एक बात उन्हें बता दी। चाचा की बात सुनते ही वो सब लोग सन्न रह गए। तू क्या उसी छोटे जंगल वाले रास्ते से आया था? मैंने सिर हिला दिया। अच्छा हुआ तू जिंदा बचकर बाहर आ गया। आग की लपटें तेज हो गईं। उस जंगल में बरसों पहले एक बूढ़ी औरत अकेली रहती थी। एक रात भयानक तूफान आया, जोरदार बारिश और बिजली। तभी एक भारी पेड़ सीधे उसके घर पर गिर गया। वो वहीं दबकर मर गई। चाचा की आंखें भर आईं। तब से उस रास्ते पर अजीब घटनाएं होती रहती हैं। रात में वहां से हवा भी डरावनी लगती है। हरदेव चाचा की आवाज भारी हो गई। उस रात मेरे भीतर घर जाने की हिम्मत नहीं बची थी। एक काका ने मेरे लिए वहीं सोने का इंतजाम कर दिया। आग बुझने लगी थी। चारपाई पर लेटा तो था, लेकिन आंखों में नींद नहीं थी। वो चेहरा, वो लाल आंखें बार बार आंखों के सामने आ रही थीं। पूरी रात डर मेरे भीतर जागता रहा। हवा एक तेज झोंका लेकर आई। सुबह सूरज निकलते ही मैं बिना रुके अपने घर की तरफ चल पड़ा। और उसी दिन मैंने एक कसम खाई। कौन सी कसम चाचा? कि जिंदगी में कभी भी शॉर्टकट नहीं लूंगा। घर जल्दी पहुंचने की जल्दबाजी उस रात मेरी सबसे बड़ी गलती बन गई थी। चबूतरे पर गहरा सन्नाटा छा गया। चाचा, ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा हो। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। हरदेव चाचा उठे, आग की तरफ देखा। याद रखना बेटा, अगर कभी सुनसान जगह या जंगल के रास्ते में कोई मदद मांगे तो बिना सोचे कदम मत बढ़ाना, क्योंकि वहां ये समझना आसान नहीं होता कि कौन इंसान है और कौन नहीं। ठंडी हवा और तेज हो गई। आग की आखिरी चिंगारी बुझ गई और रात फिर से खामोश हो गई।